प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी चर्चा थी मंगोल समस्या, मंगोल जिन्हें चंगेज खान के द्वारा पहली बार संगठित किया गया और संगठित करने के बाद में अब मंगोलों ने अपने आक्रमण की जो सीमाएं थी उन सीमाओं से वो परे होकर के नहीं एक तरीके से दूसरे राज्यों पर अपने वर्चस्व स्थापित करने का यहाँ प्रयास किया गया। इल्तुतमिश के शासनकाल में यहाँ पर इस समस्या से जिस तरीके से निपटने की कोशिश इल्तुतमिश के द्वारा की गई उसकी भी हमने यह चर्चा की थी कि उसने किस तरीके से तटस्थता की नीति रखते हुए मंगोलों से अपने राज्य को बचाने का प्रयास किया। रजिया के शासनकाल में भी यह समस्या आई थी। रजिया ने भी अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुए इस समस्या से अपने आप को बचाने का प्रयास किया। गुलाम वंश में ही एक शासक गयासुद्दीन बलबन हुए। गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में भी यह समस्या एक विकट समस्या थी। कहा जाता है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पंजाब, सुमन, उच्च ये जितने भी राज्य थे यहां पर मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे थे और मंगोलों के जो आक्रमण हो रहे थे इस समय एक तरफ बलबन अपने राज्य को यहां बचाने में लगा हुआ था। कहने का मतलब जो राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न थी, क्योंकि यहां हमें यह जानना जरूरी होगा कि 1266 में जब बलबन दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसके समक्ष जो समस्याएं आई उन समस्याओं से निपटने के लिए उसके द्वारा जिस तरीके से ताज की शक्ति को निरंकुश बनाने का कार्य किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ हम यहां देखें उत्तर पश्चिमी जो सीमाएं थी वो एक तरीके से असुरक्षित थी। यहां से मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे थे और एक समय तो यह भी आया कि मंगोल दिल्ली तक आ पहुंचे। ऐसी स्थिति में बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रमुख कार्य किया उसके अंतर्गत उसने ताज की शक्ति को निरंकुश बनाने का तो प्रयास किया ही, साथ ही यहां हम देखते हैं कि उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति को त्याग करके नहीं अपने राज्य की सुरक्षात्मक नीति पर विशेष ध्यान दिया और इसी के अंतर्गत उसने मंगोल समस्या से निपटने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए। जैसा कि उल्लेखित है, प्रोफेसर हबीब यहां दिल्ली सल्तनत में उल्लेखित करते हैं कि बलबन के शासनकाल में 1270 में जो आक्रमण हुआ उत्तर पश्चिमी सुमन, पंजाब इन क्षेत्रों पर जब आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण को दबाने के लिए उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को यहां भेजा। मंगोलों के द्वारा जिस तरीके का भीषण आक्रमण किया गया और शेर खां ने जिस तरीके से इस आक्रमण को कुचला, यहां एक बात यहां स्पष्ट रूप से एल श्रीवास्तव साहब लिखते हैं कि शेर खां के द्वारा मंगोल सैनिकों को एक लाइन में खड़ा करके और उनके सर जिस तरीके से उसने धड़ से अलग किया, मंगोल सैनिकों के बीच में जिस तरीके से उसने अपना खौफ स्थापित किया, कहा जाता है कि बलबन भी यहां शेर खां की शक्ति से अब भयभीत होने लगा था। 1270 का यह आक्रमण जिसमें उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों पर जो किया गया मंगोलों का आक्रमण, इस आक्रमण को बलबन के समय में शेर खां के द्वारा पूरी तरीके से कुचल दिया गया। लेकिन बलबन ने मंगोल समस्या एक ऐसी समस्या थी, वो जानता था कि मंगोलों के आक्रमण लगातार इस सीमा से होते रहेंगे, इसलिए उसने अपनी इस समस्या से निपटने के लिए यहां के जितने भी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश जो थे यहां स्थायी चौकियां स्थापित करना प्रारंभ किया। उसने यहां योग्य सेना नायकों को न केवल इन किलों की देखभाल का जिम्मा सौंपा, बल्कि यहां पर उसने जितने भी पुराने जो किले थे उन पुराने किलों का उसने जीर्णोद्धार करवाया और एक तरीके से कहें कि उसने इस सीमा को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 1285 के अंदर मंगोल शासक तैमूर खां के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर आक्रमण किया गया। कहा जाता है कि इसका प्रमुख कारण था कि 1270 में शेर खां की मृत्यु हो गई, जो कि इन किलों का वो पहरेदार था जिसने मंगोलों के बीच में इतना जबरदस्त आतंक उत्पन्न कर रखा था कि मंगोलों ने कुछ समय के लिए इन प्रांतों पर आक्रमण करना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही 1270 में शेर खां की मृत्यु हुई, शेर खां की मृत्यु के उपरांत
वापस मंगोल सक्रिय हुए और 1285 के अंदर तैमूर खां जो कि मंगोल शासक था उसके द्वारा यहां आक्रमण किया गया। कहा जाता है कि बलबन ने इस समय उत्तर पश्चिमी प्रांतों को यहां दो भागों के अंदर विभक्त किया। एक भाग की जिम्मेदारी यहां उसने अपने पुत्र बुगरा खां को सौंपी और दूसरी जिम्मेदारी उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो कि सबसे योग्य माना जाता था मोहम्मद को सौंपी। 1285 में जो यह आक्रमण हुआ, इस आक्रमण को जिस तरीके से मोहम्मद ने सामना किया, मंगोलों को यहां आगे बढ़ने से उसने रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि मंगोलों से उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों की रक्षा करते हुए मोहम्मद मारा गया। जब इस बात की सूचना बलबन को लगी तो बलबन को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, क्योंकि बलबन का ये एक तरीके से हम कहें कि वास्तविक उत्तराधिकारी था। ये बलबन का सबसे योग्य पुत्र था और बलबन को ये एक गहरी चोट लगी और ज्यादा समय तक बलबन जीवित नहीं रह सका। कहने का अभिप्राय कि दिल्ली के अंदर बलबन ने खुद मोर्चा संभाला और एक तरीके से यहाँ दिल्ली में स्थायी सेना स्थापित की मंगोल आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए। तो कहने का अभिप्राय कि मंगोलों से अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए बलबन ने हर वो संभव कार्य किया जो एक योग्य शासक को करना चाहिए था। उसने न केवल किलेबंदी की, न केवल किलों पर उसने योग्य सेना नायकों को नियुक्त किया, बल्कि यहाँ स्थायी सेना की व्यवस्था उसके द्वारा की गई। इस तरीके से वो अपने शासनकाल में अपने राज्य को मंगोल आक्रमण से बचाने में सफल हुआ। लेकिन कहा जाता है कि मंगोल जो थे उनके आक्रमण का सिलसिला अभी थम ही नहीं रहा था। मंगोल आक्रमण का जो सिलसिला है वो हम देखते हैं यहाँ खिलजी शासनकाल के अंदर। खिलजी क्रांति जब 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नेतृत्व में जब क्यूमर्स जो कि बलबन का पौत्र था उसे हटा करके या ये कहें कि उसे अपदस्थ करके उसकी हत्या करने के पश्चात जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। दिल्ली में एक नए राजवंश की यहाँ स्थापना की गई जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। 1290 में जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसके एक साल के अंदर ही उसे मंगोल समस्या का सामना करना पड़ा। इस समय हलाकू के पुत्र, मंगोल नेता हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1291-92 में 1.5 लाख की विशाल सेना के साथ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों पर आक्रमण किया गया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल में जो ये आक्रमण हुआ, कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी इस समय अन्य सैनिक अभियान में व्यस्त था, लेकिन वो अपने इस अभियान को छोड़ करके वापस आया और उसने जिस तरीके से मंगोलों का सामना किया, हजारों की तादाद में मंगोल सैनिकों को बंदी बनाया गया और कुछ मंगोल सैनिक वापस अपने प्रदेश चले गए। बाद में जिन सैनिकों को जो सेना नायक थे उनको जो बंदी बनाया गया, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने मंगोलों के समक्ष, वो मंगोल जिन्हें बंदी बनाया गया था, वो सेना नायक जो कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की सेना से हार चुके थे, उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा और यदि वो दिल्ली में रहना चाहें तो दिल्ली में रहने के लिए उन्हें जगह भी दी जाएगी। और सुल्तान की यहाँ उदारता की नीति की यदि हम बात करें, सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह एक मंगोल सेना नायक उलुगु खां के साथ कर दिया। कालांतर में इन्हीं मंगोल सैनिकों को नव मुसलमान सैनिक कहकर के पुकारा जाने लगा। यही वो लोग थे जो आगे चल करके ने नव मुसलमान सैनिक कहलाए। उल्लेखित है और ये स्पष्ट है कि दिल्ली के अंदर इन मंगोल सैनिकों को और इन सेना नायकों को रहने के लिए जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा एक जगह भी प्रदान की गई। वर्तमान में आज हम इस जगह को मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं।
जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी वो पहला शासक था जिसने मंगोलों के विरुद्ध एक उदार नीति का यहां परिचय दिया। लेकिन मंगोलों के आक्रमण का सिलसिला भी थमा ही नहीं कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद में जब अगला खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी जब बना तो उसके समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए 6 बार, जिनकी हम विस्तृत चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।